नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी के विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा पर पूरे किए जाएं और जो कार्य लंबित हैं उन्हें भी प्राथमिकता दी जाए। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने नीलकंठ विहार, डोभालवाला के साथ साथ सालावाला और खाला गांव में भी दून के विहार क्षेत्रों में जल की निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों व आरसीसी के पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला और मनसदा वाला क्षेत्रों में भी विकास कार्यों की प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया गया। आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई, और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की चिकित्सा सेवाओं, मरीजों की स्थिति और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। आपको बता दें कि उन्होंने मरीजों व उनके परिजनों से संवाद कर इलाज की गुणवत्ता, सुविधाओं के साथ साथ समस्याओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीमारदारों के लिए प्रतीक्षालयों के साथ साथ पीने का पानी, पंखे व बैठने की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं, और साथ ही अस्पताल परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन के साथ साथ सैनिटाइजेशन व्यवस्था तत्काल सुधारने को कहा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर के साथ ही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया, और उन्होंने सेंटर की कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए इसकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर उन्होंने फीडबैक लिया और अधिकारियों से कहा है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी अस्पतालों में जनता को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिले। उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डन बियान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश की गंगा आरती को रिवरसाइड हेरिटेज टूरिज्म की श्रेणी के साथ साथ चारधाम यात्रा को भी बेस्ट टूरिस्ट के सर्किट और ट्रेल के रूप में यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार हेरिटेज अवार्ड समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा प्रदान किया गया। बताते चले कि राज्य की ओर से यह सम्मान उत्तराखंड के पर्यटन में निदेशक दीपक खंडूरी ने ग्रहण किया, और उन्होंने यह भी उपलब्धि धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन विकास में उत्तराखंड की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बताते चले कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने यह पुरस्कार राज्य की जनता, पर्यटकों और सभी सहयोगियों को समर्पित किया है, और साथ ही भविष्य में और भी सफलताएं अर्जित करने का संकल्प लिया गया। यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध विरासत और साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाती है। खबर देहरादून से है, जहां पर 15 सितंबर को नागनाथान क्षेत्र में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, और यहां पर आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता डीएम सदन बंसल करेंगे। बताते चले कि यह शिविर अटेल बेसोली
मैदान में आयोजित किया जाएगा और जहां पर उसमें आय, जाति और निवास से लेकर पेंशन के प्रकरणों तक सभी आवश्यक निस्तारण किए जाएंगे। बताते चले कि शिविर में अटल आयुष्मान कार्ड के साथ साथ श्रमिक कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों का निर्माण मौके पर ही किया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य जांच, औषधि के वितरण में नेत्र परीक्षण और चश्मे का भी प्रदान किया जाएगा। शिविर में मनरेगा, पीएम आवास, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजना का भी लाभ लिया जा सकता है। बताते चले कि डीएम संविन बंसल ने जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचे और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं। और इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को कई आवश्यक सेवाओं एक ही स्थान पर मिल सकेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम का आयोजन किया गया है और जिसका शुभारंभ बिंदाल पुल के सीईसी सदस्य और उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने युवाओं के द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए नशे के प्रति बढ़ती चिंता को व्यक्त किया। उन्होंने युवाओं को जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और हौसला बनाए रखने का संदेश दिया है। साइकिल चलाने को उन्होंने पर्यावरण के लिए लाभकारी बताया, तो वहीं यह शून्य प्रदूषण करने वाला माध्यम है जो कि वायु गुणवत्ता को भी बेहतर रखता है और ईंधन की खपत भी नहीं इसमें लगती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि साइकिल ट्रैफिक जाम कम करने में भी मददगार साबित होता है। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। तो वहीं इस आयोजन का उद्देश्य है नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाना और स्वास्थ्य समाज में एक बेहतरीन एग्जाम्पल को सेट करना था। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खासकर कूटू के आटे को लेकर विभाग ने एसओपी जारी कर दी है और सभी विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ साथ यह निर्देशित किया गया है कि नियमों का कड़ाई से पालन हो ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। हालांकि इस सतर्कता को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां कांग्रेस की नेत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग को केवल त्योहारों के समय ही नहीं बल्कि पूरे साल अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। उनका आरोप है कि विभाग की मौसमी सक्रियता जनता की सुरक्षा के साथ समझौता है और इससे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है जो एसओपी जारी हुई है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खाद्य विभाग में अधिकारी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न की चेकिंग करने का होता है, वो केवल त्योहारी सीजन में अपने बिल से बाहर क्यों निकलते हैं? केवल बरसाती मेढक की तरह क्यों टर्राते हैं? इनका काम क्या पूरे साल भर नहीं चलना चाहिए अनवरत रूप से? इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको औचक निरीक्षण करना है, किसी भी दुकान में या खाद्यान्न की दुकान में पहुंचकर आपको सैंपलिंग उठानी है और उसको टेस्ट के लिए भेजना है। लेकिन हम देखते हैं कि आप केवल सीजन टू सीजन बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में ये जो विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लगातार जनता क्या खा रही है, किस चीज का सेवन कर रही है, उसका निरीक्षण आप करें और क्या सही है क्या गलत है, और जो लोग गलत हैं उन पर संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये आपका काम है, ये अंडर द टेबल साठगांठ करना आपका काम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो जा रहा है और केवल त्योहारों में इस तरह की कवायद देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत 455 करोड़ 60 लाख रुपए की अग्रिम किश्त जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। यह राशि राज्य में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य को तेज करने में मदद करेगी। तो वहीं बताते चले कि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर आपदा के कारण जो असर पड़ा है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी और जिसके तहत यह पहली किश्त प्राप्त हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह धनराशि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत का काम करेगी और इससे कार्यों में तेजी भी लाई जाएगी। आर्थिकी पे गतिविधि
देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। आपको बता दें कि 2 बांग्लादेशी महिला नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की सटीक रणनीति के तहत पटेल नगर क्षेत्र से यह अवैध महिलाएं जो है वो पकड़ी गई हैं, और जिसमें कि आपको बता दें कि पुलिस LIU और साथ ही साथ SOG की संयुक्त टीम ने चंद्रबनी क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की। बताते चले कि पूछताछ में महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वे पश्चिम बंगाल बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में घुसी थी। तो वहीं गिरफ्तार महिलाओं के पास से बांग्लादेशी परिचय पत्र के साथ साथ परिवार का रजिस्टर भी बरामद किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है, और जबकि 7 अन्य को जेल भी भेज दिया गया है। बताते चले कि यह अभियान पुलिस के द्वारा अवैध प्रवासियों और संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई के लिए चलाया जा रहा है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र में 2 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोप है कि ये दोनों महिलाओं को पति या पुत्र की मौत का डर दिखाकर ठगी करते थे। जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से 2100 रुपए नगद और एक जोड़ी कान की बालियों के साथ साथ एक बाइक को भी बरामद कर लिया है। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया हुआ है, और जिसका मकसद समाज से धोखेबाजों और ठगों को खत्म करना है। इस अभियान के तहत अब तक 14 से अधिक ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जिसमें कि पुलिस की सतर्कता और जनता की जागरूकता से ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी, और जहां पर महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी। तो वहीं बताते चले कि ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ईदगाह चौक के पास जीवनदीप नर्सिंग होम में उस समय हड़कंप मच गया, जब हकीमपुर तुर्रा गांव के निवासी आजम ने अस्पताल प्रशासन पर धोखाधड़ी और अधिक शुल्क को वसूल करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आजम का कहना है कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को सिविल अस्पताल में ले आया था, और जहां पर लेकिन कुछ कर्मचारियों के द्वारा झांसा देकर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, और जहां उनसे जबरन अधिक पैसे वसूले गए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हंगामे की सूचना पर एक महिला पत्रकार और उसका साथी न्यूज कवर करने के लिए पहुंचा, और जहां वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अभद्रता की। तो वहीं पत्रकारों ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर भी दी है, और जिसमें कि अस्पताल परिसर में उनके साथ और उसके साथी पत्रकार के साथ बदसलूकी की शिकायत भी की गई। बताते चले कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच को भी शुरू कर दिया है। तो वहीं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग निरंतर जारी है। खबर हरिद्वार से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत राय ने शिवालिक के नगर H ब्लॉक में चैन स्नैचिंग की घटना पर गहरा आक्रोश जताया, और उनके माता पिता वॉक के लिए निकले थे, और तभी एक युवक भगवा कपड़ा पहनकर उनकी चैन छीनकर फरार हो गया। बताते चले कि घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और जहां पर ये तस्वीरें आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राय ने यह सवाल उठाए हैं कि क्षेत्र में कई कैमरे लगे होने के बावजूद भी यह घटना आखिर कैसे हो गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस बूथ पर भी कैमरे नहीं लगे हैं,
जो कि लापरवाही को दर्शाता है। तो वहीं प्रशांत राय ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि संवेदनशील क्षेत्रों में तुरंत कैमरास को लगाया जाए और जहां पर पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया जाए ताकि जनता सुरक्षित महसूस कर सके। मेरी चैन ना जब सुबह घूम के आ रही थी तो किसी ने पीछे से आकर बहुत तेज बारिश से आया, मेरे गले पे से हाथ मारा, चैन खींचा खींच के ले गया थोड़ा चोरी करके। मैं चिल्लाती रह गई, वो बहुत तेज निकल गया आगे। किस समझे की घटना है? आप बाजार क्या है वहीं पे ऐसे ही करके है, एक के भी साथ में थे, थोड़ा आगे निकल गए थे और इतना तेज निकला कि मैं चिल्लाती ही रह गई, कोई दिखा नहीं मुझे। पिताजी माताजी हमारे रोज सुबह वॉक करने जाते हैं और रूटीन में की तरह से आज भी वो गए। करीबन 6 बजे के आसपास अपना बाजार जो है या पुलिस बूथ है उसके पास में ही है, शिवालिक नगर में एच में, वहां पे कोई लड़का पीछे से आया जिसने भगवा कपड़ा मुंह पे बांध के इनकी चेन खींची। वीडियो हमारे पास आया, सारे हमने आसपास के कैमरे देखे, फिर पुलिस को फोन किया। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही है, इतने कैमरे लगने के बाद अभी पुलिस प्रशासन ने कहा था निश्चिंत होकर अपना घूमे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई स्नैचिंग नहीं होगी, और उसके कहते ही अगले दिन ये काम हो गया। ये पुलिस की नाकामी समझे, प्रशासन की नाकामी समझे। और नगर पालिका क्षेत्र में आने के बाद नगर पालिका परिसर में जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि हैं, इनको इस चौराहे पे कैमरा होना चाहिए, कैमरा नहीं, पुलिस बूथ पे भी कैमरा नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ के सीनियर सिटीजन के लिए और जो यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए। सब लोग विचार करें। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने तहसील बडकोट के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जांच की। आपको बता दें कि उन्होंने जंगल चट्टी, बनास और फूल चट्टी के साथ साथ कृष्णा चट्टी के क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का बारीकी से निरीक्षण किया। बनास से कृष्णा चट्टी तक ट्रैक्टर से सड़क मार्ग का अवलोकन कर एनएच व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मार्ग को युद्ध स्तर पर सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि जंगल चट्टी में पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण मार्ग में बाधाएं हैं और जबकि बनास में 30 मीटर सड़क ध्वस्त हो चुकी है और जिसका पुनः निर्माण तेजी गति से जो है लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि फूल चट्टी में भी समतलीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जहां कृष्णा चट्टी में भी करीब 300 मीटर मार्ग की मरम्मत में लगभग 1 सप्ताह लग सकता है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू करने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं, जहां मार्ग खुलते ही यात्रियों को पैदल, घोड़ा और खच्चर से धाम पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि प्रदेश भर में आपदाओं का दौर लगातार जारी है और इसी बीच प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, जिसमें सड़कों के मरम्मत से लेकर पूरे तरीके से सुचारू रूप से यात्रा को चलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में डीएम की ओर से निरीक्षण किया गया है, तमाम जगहों का निरीक्षण किया गया, जहां पर आपको यमुनोत्री का एनएच दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सड़कों पर पूरी तरीके से मलबा एकत्रित होने से जहां एक और पूरी तरीके से सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से सड़कों को खोलने का प्रयास लगातार जारी है, जहां जेसीबी की मशीनों से सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, वे भी प्रशासन की ओर से जो भी हिदायतें जारी की जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से समय समय पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे तरीके से एनएच को भी साफ करने का, सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। यमुनोत्री रूट पे हम लोगों ने एनएच होटल एसोसिएशन और सारे विभागों ने भी संबंधित विभाग में निरीक्षण किया और जैसी उम्मीद थी कि यहाँ पे रास्ता हम लोग सुचारू कर पाएंगे। यमुनोत्री यात्रा रूट का 23 अगस्त से जो बंद है अभी भी, आज भी मैं काम देख रहा हूँ, चल रहा है इसमें, और 4 जगहों पे रूट ब्लॉक होने की वजह से और थोड़ा मिट्टी गीली होने की वजह से और पत्थरों का स्लाइडिंग की वजह से आज तो इसको सुचारू कर पाना संभव नहीं लग रहा है। तो आज हमने फिर से कल का समय लिया है, क्योंकि बनास, जंगल चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी, इन 4 जगहों पे अभी रूट का हम लोग पैदल ही बना पा रहे हैं।
तो बहुत अधिक संभव होगा तो कल फिर एक और अपडेट लेके हम लोग पैदल कृष्णा चक्की से, अगर संभव हुआ तो, मौसम में साथ दिए और सामान्य रही स्थिति, तो हम लोग कृष्णा चक्की से प्रारंभ करने के बारे में पैदल सोच सकते हैं। अभी यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चक्की से पैदल है। कृष्णा चक्की में चूंकि 350 मीटर रोड वॉश आउट है, इसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा NH के अकॉर्डिंग और PWD के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हम लोग इसको पैदल चलाएंगे, जिस दशा में 2-2.5 किलोमीटर और इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर का यात्रा रहेगी, जो कि बहुत अधिक इस तरह का ट्रैक भी नहीं है कि समानांतर रोड है, पैरेलल रोड है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। परंतु उससे पहले जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो फूल चक्की और जंगल चक्की और बनास, इसका हम लोग एक अपडेट कर रहे हैं कि आज ये उस स्थिति में आ जाए कि हम लोग यहाँ तक गाड़ियाँ चला पाएँ। तो इसके बारे में कल फिर दोबारा हम लोग अपडेट करके यात्रा का रूट को और यात्रा की अवधि को, समय को लिमिटेड नंबर में कैसे चलाने हैं उसको। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।